साथियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपीपीसीएस प्री के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में, हिंदू कोड विधेयक के संबंध में, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में, स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। जो सही विकल्प है वह है ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। जब किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं और ऐसी बैठक की अध्यक्षता जो की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और जो बैठक होती है वो लोकसभा के प्रक्रिया नियम के अनुसार होती है। संयुक्त बैठक में केवल ऐसे संशोधनों पर विचार किया जाता है जो विधेयक को पारित करने के विलंब के कारण आवश्यक हो गए हों। संयुक्त बैठक में कोई निर्णय दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकता के कारण संयुक्त बैठक में लोकसभा का प्रभुत्व बना रहता है। अब तक विधेयक को पारित करने के संबंध में 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई है और जो संयुक्त बैठक का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 में किया गया है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। अगर उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो राज्यसभा का उपसभापति है उसके द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। अगर वह भी नहीं है तो एक पैनल होता है 6 सदस्यों का, जो इन सभी की अनुपस्थिति में उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1961 में ये हुआ था। संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी। बैंककारी सेवक आयोग निरसन विधेयक 1978, आतंकवादी विरोधी विधेयक 2002। जो सही विकल्प है वह है दहेज प्रतिषेध विधेयक 1961 में संसद की संयुक्त बैठक हुई थी। अगला प्रश्न, प्रथम स्पीकर अर्थात लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वे बी.आर. झाकड़, जी.बी. मावलंकर, हुकुम सिंह, के.एस. हेगड़े। सही विकल्प है बी, जी.बी. मावलंकर। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को निर्वाचित करने तथा उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार केवल लोकसभा के सदस्यों को प्रदान किया गया है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को संकल्प पारित करके पदमुक्त किया जा सकता है। अभी तक लोकसभा के संबंध में किसी भी अध्यक्ष को संकल्प पारित करके पदमुक्त नहीं किया गया है, लेकिन 18 दिसंबर 1954 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर, 1986 में तत्कालीन अध्यक्ष हुकुम सिंह और 1988 में तत्कालीन अध्यक्ष बलराम झाकड़ को पदमुक्त करने के लिए लोकसभा में संकल्प पेश किया गया था। प्रश्न नंबर 3, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत रिमूव करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? विकल्प हैं केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। जो सही विकल्प है वह है डी, केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति हैं वह राज्यसभा के
पदेन सभापति हैं, तो इनको हटाने का जो संकल्प है वो राज्यसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। यदि राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दें और लोकसभा भी इसे स्वीकृति दे दे तो उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होगा। परंतु ऐसे प्रस्ताव के लिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ऑप्शंस हैं लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही विकल्प है बी, उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। और उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते हैं, पद रिक्त होता है, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं है और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और जब तक पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। इस अवधि के पूरे होने से पहले ही चुनाव कराए जाएंगे और जहां तक संभव हो सकेगा नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। परंतु वह उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा 5 वर्ष से पहले भी। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो वह 6 महीने से अधिक तक नहीं रह सकते उस पद पर। इस अवधि के भीतर ही नया चुनाव कराना होगा और जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति होगा वह अपना पदभार ग्रहण करेगा। प्रश्न नंबर 5, पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? विकल्प हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। जो सही विकल्प है वह है भारत के महान्यायवादी। का उल्लेख कहां पर किया गया है? आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी को आर्टिकल 88 में यह अधिकार दिया गया है कि वह संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। जो भी संसद सदस्य हैं या फिर भारत का महान्यायवादी वह किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते हैं। मत उसी सदन में दे सकते हैं जिसके वह सदस्य हैं। और अगर आप महान्यायवादी को देखें तो महान्यायवादी को यह विशेषाधिकार मिला हुआ है, लेकिन बिना मत दिए वह किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो वह किसी भी सदन में मत नहीं दे सकता है। लेकिन जो संसद सदस्य हैं वह सदन के सदस्य होते हैं, वह अपने सदन में मत दे सकते हैं। भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होने के कारण इसे यह अधिकार प्राप्त है। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 6,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। सीबीआई की जांच पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट पर, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। जो सही विकल्प है वह है विकल्प डी, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता, ये दो चीजें हैं, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही इनको हटाया जाता है। के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया हो। प्रश्न नंबर 7, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। जो सही विकल्प है वह है ए, भारत तथा इंडिया। भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अतः भारत और इंडिया ही हमारे देश के मान्यता प्राप्त दो नाम हैं। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार, अनुच्छेद 352 के अनुसार 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? विकल्प हैं संवैधानिक मशीनरी की विफलता, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, जिसे 1978 में जनता दल की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। अब जो वर्तमान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है वह की जा सकती है युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो विकल्प डी जो है यहां पर सही है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति को आपात की घोषणा करने की शक्ति निहित है। राष्ट्रपति को शक्ति प्रयोग करने से पहले यह समाधान हो जाना चाहिए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र में किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। उपरोक्त 3 आधारों पर ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। वास्तविक युद्ध या आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह आवश्यक नहीं है। यदि राष्ट्रपति को यह संज्ञान हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण आदि का संकट सन्निकट है तो उद्घोषणा की जा सकती है। और जो लोकसभा का कार्यकाल है वह आपातकाल के समय में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और आपातकाल खत्म होने के बाद यह जो अवधि है 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही की जाती है। प्रश्न नंबर 9, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। भारत के निर्वाचन आयोग, ना कि राज्य के निर्वाचन आयोग। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं
संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इसके द्वारा संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराए जाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, यह कार्य भी भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तीसरा, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। तो तीसरा जो कह रहा है, यह तो है गलत। राष्ट्रपति शासन लगाने में या लगाए जाने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग का कोई भी सलाहकारी कार्य नहीं है। चौथा है, निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। तो यह कार्य भी भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। पार्टियों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव चिन्ह संबंधी जो विवाद होते हैं वह कार्य निर्वाचन आयोग करता है। तो यहां पर जो पूछा है कार्य हैं, तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा कार्य जो हैं वो भारत के निर्वाचन आयोग के हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। अनुच्छेद 324 क्लॉज 1 के अनुसार संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद उत्तर प्रदेश, बिहार, वर्तमान में जम्मू कश्मीर नहीं है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का एवं उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। निर्वाचन आयोग का कार्य राष्ट्रपति शासन की संस्तुति करना नहीं है। प्रश्न नंबर 10, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? विकल्प हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति। विकल्प बी। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद नहीं धारण कर सकता है। किसी अवधि के दौरान अगर उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उसे राष्ट्रपति को मिलने वाले जो भी लाभ होते हैं वह प्राप्त होते हैं, वही वेतन मिलता है। प्रश्न नंबर 11, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। जो सही विकल्प है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से गठित समिति है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। यह लोकसभा के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कार्य करती है तथा लोकसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व के अनुपात में ही समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के
सदस्यों का चयन किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया? 42वां, 44वां, 46वां, 50वां। सही विकल्प है ए 42वां संविधान संशोधन। ए हुआ था 1976 में। इसके द्वारा संविधान के बहुत बड़े भाग को संशोधित किया गया था। लोकसभा की जो अवधि थी उसको 6 वर्ष कर दिया गया। माननीय न्यायपालिका की शक्ति को कम कर दिया गया। संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और अन्य संशोधन किए गए। तो इसके कारण इसे लघु संविधान कहा जाता है। इस संविधान संशोधन में एक प्रक्रम से संपूर्ण संविधान का पुनरीक्षण किया गया और बहुत से तात्विक परिवर्तन किए गए। यह संशोधन आपात के समय पारित किया गया। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते। जो सही है वह है बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। उपरोक्त विकल्पों में भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त करता है। अर्थात उपराष्ट्रपति को जो भी सैलरी वेतन मिलता है वह उपराष्ट्रपति होने के लिए नहीं, राज्यसभा का सभापति होने के लिए प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। मूल अधिकार कहां पर है? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में। 12 से 35 तक में कहां से लिया गया है इनका प्रावधान? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा की गई है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में निम्नलिखित अवधारणा भारतीय संविधान में ग्रहण की गई हैं: संघात्मक शासन प्रणाली, मूल अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका तथा पुनर्विलोकन का सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू। उपराष्ट्रपति का पद संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। प्रश्न नंबर 15, दल बदल निरोधी अधिनियम एंटी डिफेक्शन एक्ट जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? 17 जनवरी 1985, 15 फरवरी 1985, 30 मार्च 1985, 21 अप्रैल 1985। दल बदल निरोधक अधिनियम 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 15 फरवरी 1985 को संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया।
जो दल बदल जो 10वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। थैंक्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।